हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाज क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, टीआरएफ या पैट या पीईओ आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप सफल होना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल नाज क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है राजनीतिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चुनाव आयोग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए लोकसभा द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा या डी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो फ्रेंड्स, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 322 या सी अनुच्छेद 324 या डी अनुच्छेद 326। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। सेकंड है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। थर्ड है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। और फोर्थ है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। केवल 2 और 3 ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पहला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है, ये गलत है क्योंकि उनका जो वेतन है वो भी समान दिया जाता है। सेकंड है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, तो ये करेक्ट है। थर्ड है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, तो ये भी करेक्ट है। और फोर्थ है कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। तो फ्रेंड्स, ये करेक्ट नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, कितना होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं जो भी पहले आए, तथा उन्हें उसी रीति से हटाया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। तो हमारा 2 और 3 ऑप्शन ही करेक्ट है। अगला है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो फ्रेंड्स, जो निर्वाचन आयुक्त है उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उनके परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का निर्वाचन आयोग, सी विधि एवं न्याय मंत्रालय या डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है वह भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
भारत का निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। चुनाव चिन्ह जैसे आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 में संशोधन के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। अब भारत के निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य हैं ये बताना है। पहला है संसद एवं राज्य विधान मंडलों के सभी चुनाव करवाना, तो ये भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, ये वाला भी सही है। थर्ड है कि किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना, ये वाला सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये काम जो है ये निर्वाचन आयोग का नहीं है। चौथा है कि निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, ये कार्य भी निर्वाचन आयोग का है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरा है संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। और तीसरा है कि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। केवल तीसरा ही इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है कि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। अब पहला है कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, तो ये 5 सदस्यीय नहीं बल्कि फ्रेंड्स ये 3 सदस्यीय निकाय है। फ्रेंड्स, दूसरा है कि संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, तो ये वाला भी गलत है, क्योंकि संघ का गृह मंत्रालय नहीं करता है बल्कि चुनाव आयोग उपचुनाव और आम चुनाव दोनों का कार्यक्रम तय करता है। तो हमारा फर्स्ट भी गलत है, क्योंकि ये 3 सदस्यीय निकाय है, 5 सदस्यीय नहीं है। और तीसरा वाला करेक्ट है कि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। अगला है, निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, बी, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, डी, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन ए है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति करता है तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है। इसके बाद समय, निर्वाचन तिथि आदि की अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या जारी किया जाता है? जो चुनाव का जो समय होता है, निर्वाचन की जो तिथि की जो अधिसूचना है वो जारी की जाती है। परंतु ये जो चुनाव की अधिसूचना है लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है और विधानसभा और विधान परिषद के लिए राज्य का जो संबंधित राज्यपाल है उसके द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में विधिक निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं? भारत में कौन सी प्रणालियां हैं? पहला है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, और दूसरा है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, और तीसरा है अनुपातिक
प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली और चौथा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदाता प्रणाली। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है और दूसरा है कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। भारत में निर्वाचन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन प्रणालियां अपनाई गई हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा एवं विधान परिषदों हेतु निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष से संपन्न होता है, यानी अप्रत्यक्ष प्रणाली है। और दूसरा है कि जबकि लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से संपन्न होते हैं, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रणाली भारत में अपनाई गई हैं। अगला प्रश्न है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? ए राष्ट्रपति, बी संबंधित संसद, सी निर्वाचन आयोग या डी निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स सांसदों की जो अयोग्यता संबंधी विवाद होता है उस पर निर्णय जो है वो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि या जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है ए मतदान बहुत कम हुआ, बी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, सी निर्वाचित प्रत्याशी की अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी, या डी निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए उसकी जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाती है। प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में निक्षिप्त या जमानत राशि रखनी पड़ती है और यदि वह कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो यह राशि खो बैठता है, यानी कितना चाहिए होता है उसे, जितने मत पड़े हैं उसका 1/6 न्यूनतम। और दिए गए विकल्पों के अनुसार यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो तो ऐसा संभव हो सकता है, यानी प्रत्याशी अधिक होंगे तो वोट जो है वो बट जाएंगे, तो बहुत कम मिलेंगे तो 1/6 जिस प्रत्याशी को नहीं मिले होंगे उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। ए भारत सरकार द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी निर्वाचन आयोग द्वारा या डी संसद के द्वारा। तो फ्रेंड्स जो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का जो निर्णय किया गया है वो किया गया है संसद के द्वारा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद द्वारा बनाए गए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सज़ा सुनाई गई है तो वह सज़ा के दौरान तथा उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो वह 2 वर्ष या अधिक की सज़ा घोषित किया गया है और उसे 2 वर्ष या अधिक की सज़ा उसे सुनाई गई है तो सज़ा के दौरान उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए चुनाव वो व्यक्ति नहीं लड़ सकता, वो अयोग्य घोषित हो जाता है। और किसके द्वारा किया गया है? ये संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। एक ए है मूलाधिकार है, बी नैसर्गिक अधिकार है, सी संवैधानिक अधिकार है या डी विधिक अधिकार है। तो फिर भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेंड्स ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। किसके द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? ए 57वें संशोधन 1987 से, बी 60वें संशोधन 1988 से, या सी 61वें संशोधन 1989 से, या डी 65वें संशोधन 1990 से। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी 61वें संशोधन 1989 से। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था नवंबर 1989 में संपन्न 19वीं लोकसभा के आम चुनावों में इसका प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 326, बी अनुच्छेद 325, सी अनुच्छेद 324, या डी अनुच्छेद 323। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? वयस्क मताधिकार का अधिकार, अनुच्छेद 326, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी कि ए राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, बी लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, सी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, या डी लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। तो फ्रेंड्स दिनेश गोस्वामी समिति ने लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। या दिनेश गोस्वामी जो समिति वो संबंधित है वो है निर्वाचन सुधारों से। कहीं कहीं ऑप्शन में ये भी आपको मिल सकता है कि निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। कौन थे दिनेश गोस्वामी? विधि मंत्री थे 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के। इनकी अध्यक्षता में चुनाव सुधारों पर समिति का गठन किया गया। इस समिति ने लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ए 15 जनवरी को, बी 25 जनवरी को, सी 15 फरवरी को, या डी 25 फरवरी को। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? ए बहुमत के शासन को, बी सरकार में स्थिरता को, सी सामान्य राजनीतिक सोच को, या डी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो फ्रेंड्स अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।